चलिए, एलोंगेट होने के बाद एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां रेप्लिकेशन फॉर्क टर्मिनेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन के बाद प्राइमर रिमूव होते हैं और बचे हुए जो है वो उसमें गैप फिलिंग होगी और लाइगेशन हो जाएगा। इन सबको हम लिंक करते हैं सिक्वेंशियली। हालांकि सबसे पहले टर्मिनेशन होता है, फिर कहीं प्राइमर रिमूवल, लाइगेशन, ये सब होंगे। तो इस चीज को भी हम समझेंगे। टर्मिनेशन कोई बहुत ज्यादा नोन नहीं है, इसलिए मैं पहले आपको प्राइमर रिमूवल बता रहा हूँ। ये स्ट्रैंड्स थे पेरेंट 5, 3। यूकैरियोट्स का टर्मिनेशन अननोन है। प्रोकैरियोट्स में तो टस प्रोटीन था, पढ़ाया भी था आपको बहुत अच्छे से। 5 to 3, 3 to 5। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो ये है, ये प्राइमर है, ये प्राइमर है 5, 3, और फिर ये डीएनए है ब्लू कलर से, जो कि ऐड किया था डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ऊपर ऊपर प्राइमर दिखाता हूं, और ये डीएनए है। ये प्राइमर्स हैं रेड वाले। देखिए, प्राइमर रिमूवल के लिए थर्ड या फोर्थ टाइम में बता रहा हूं कि पॉलीमरेज नहीं होते कोई भी, नो पॉलीमरेज। जैसा कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज 1 था। तो यहां प्राइमर रिमूवल के लिए एक्सटर्नल प्रोटीन्स ही आकर मदद करते हैं। दो प्रोटीन्स होते हैं जो प्राइमर रिमूवल में हेल्प करते हैं। एक होता है आरएनएज एच। आरएनएज एच का मतलब आरएनए को तोड़ने वाला, डीएनएज डीएनए तोड़ने वाला, लाइपेज लिपिड तोड़ने वाला, ठीक है, सेलुलेज सेलुलोज तोड़ने वाला। तो एक जनरल एंजाइम है आरएनएज एच। आरएनए क्यों? क्योंकि प्राइमर आरएनए के बने हैं। बट ये अकेला काम नहीं कर सकता बेचारा। एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है FEN1, फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज 1। ये प्राइमर्स दो तरीके से रिमूव किया जा सकता है। दो मॉडल होते हैं, एंजाइम दोनों होंगे। आरएनएज मॉडल, आरएनएज मॉडल, इस मॉडल में दोनों एंजाइम चाहिएंगे, आरएनएज एच भी और FEN। FEN तो चाहिए ही चाहिएगा। एक और मेथड हो सकता है, मॉडल हो सकता है फ्लैप मॉडल, उसके अकॉर्डिंग भी प्राइमर रिमूव हो सकते हैं। इसमें केवल एक ही एंजाइम चाहिए, FEN1। तो दो एंजाइम मैंने आपको बताए। कोई पॉलीमर जो है वो पॉलीमरेज नहीं रिमूव कर सकता प्राइमर। तो यहाँ दो एंजाइम है, आरएनएज एच और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। आरएनएज एच मॉडल के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है। जो प्राइमर होते हैं, ये आरएनए का प्राइमर है 5, 3। ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो है आरएनए का, ये बाइंडेड है डीएनए के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से। मानो यही लगा लीजिए, यहां से डीएनए स्टार्ट है, यहाँ आरएनए खत्म है। तो यहां पहले के जितने भी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, सबको तोड़ते हुए आ सकता है आरएनएज एच। क्योंकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड तो वो तोड़ सकता है, तो पीछे का सारा प्राइमर डिलीट हो जाएगा, लेकिन लास्ट न्यूक्लियोटाइड बचेगा। पीछे के क्यों डिलीट कर दिया आरएनएज एच ने? आराम से कर दिया, क्योंकि सब आरएनए थे। लेकिन लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो बेचारा डीएनए से लिंक है, डीएनए के पहले न्यूक्लियोटाइड से। इसको ब्रेक करने का काम डीएनए का न्यूक्लियस करेगा, यानी कि फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। तो आरएनएज मॉडल में 99% काम तो आरएनएज एच खुद कर लेते हैं, लेकिन लास्ट न्यूक्लियोटाइड रिमूव करने के लिए फ्लैप एंडोन्यूक्लियस पर ही डिपेंड है। तो ये आखिरी आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है, आखिरी, इसको तोड़ने के लिए फ्लैप एंडोन्यूक्लियस चाहिए, और प्राइमर जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, और ये भी डिलीट हो गया बाय द आरएनएज एच मॉडल या आरएनएज मॉडल। आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। बिल्कुल सिंपल। आरएनएज एंजाइम आरएनए तोड़ दे रहा है, लेकिन आखिरी न्यूक्लियोटाइड नहीं तोड़ पा रहा, उसके लिए फ्लैप एंडो न्यूक्लियस चाहिए। अब दूसरा मॉडल जिसमें केवल फ्लैप एंडो न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि प्राइमर है, खासकर यहां जैसे ये प्राइमर है पर्टिकुलरली, इसके इधर भी डीएनए है, इधर भी डीएनए है, ठीक है, अनदर कलर, और सपोज इधर भी डीएनए, या किसी एक तरफ भी हो तो नो प्रॉब्लम। होता क्या है कि धीरे धीरे फ्लैप एंडोन्यूक्लियस इसको ऊपर उठाता रहता है और नीचे डीएनए ऐड करता रहता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट या गैप फिलिंग। ठीक है, तो देखो फ्लैप की तरह, बिल्कुल फ्लैप जैसे उठता है ना, तो ये कोना, मानो ये कोना है 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये कोना धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इस तरह ऊपर जाता रहेगा। तो देखिए फ्लैप बनेगा। कैसे फ्लैप बनेगा समझिएगा। 5 to 3 था, मैं इसको रेड कलर से दिखाऊंगा प्राइमर को। ये इस तरफ 5 था, तो ऐसे टुकड़ा ऊपर गया, ये फ्लैप की फॉर्म में उठाया जा रहा है। पहले ये नीचे था ऐसे, अब ये ऊपर गया है फ्लैप की तरह। तो बचे हुए नीचे हिस्से में नए डीएनए अपने आप ऐड होते जाते हैं, गैप फिलिंग करते रहते हैं पॉलीमरेज, ये डीएनए ऐड होता जा रहा है नीचे।
एक मोमेंट ऐसा आएगा यहाँ लास्ट जहां ये 5 प्राइम इस डीएनए से जुड़ा है, लेकिन डीएनए की नई सिंथेसिस होने के कारण OH जो होता है 3 प्राइम OH वो यहाँ अटैक करके इस आरएनए को अलग भेजता है, और ये अलग करने का काम अटैक जो है वो करते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस पहले यहां से कट किया, धीरे धीरे फ्लैप को ऊपर उठाया, फिर यहाँ कट किया और इस आरएनए को बिल्कुल अलग ही कर दिया, और नीचे क्या बन गया, अपने आप डीएनए पीछे से बनता आ रहा था। तो फ्लैप की फॉर्म में उठा देना, प्राइमर जो बेचारा था, इज्जत की पोजीशन थी उसकी यहाँ पर प्राइमर की, उसको पहले यहां से काटा, वो धीरे धीरे ऊपर गया ऐसे यहां से उठकर, ठीक है। फिर लास्ट मोमेंट से भी काट दिया यहां से भी, तो ये बिल्कुल ही अलग हो गया प्राइमर, और नीचे पीछे से इतनी मशीनरी आ रही थी जो इसके साथ साथ उठने के साथ साथ ही डीएनए भर रही थी। ये कहलाता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस मॉडल या फ्लैप मॉडल। दो मॉडल से दोनों एंजाइम कैसे काम कर सकते हैं, ये है हमारा प्राइमर रिमूवल। एक चीज अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले भी बताई थी, अंडरस्टूड है अपने आप की, जो कॉइलिंग रिमूव करते रहेंगे। देखो इस सारे काम में जब रेप्लिकेशन हो रहा है, साथ ही साथ कॉइलिंग, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग रिमूव करने के लिए टोपोआइसोमरेज 1A या टोपोआइसोमरेज 1B जो है वो काम कर रहे हैं अपना साथ साथ, ठीक है। तो मैं बता रहा था टोपोआइसोमरेज के बारे में कि ये अंडरस्टूड है अपने आप, वो काम करता रहता है। टोपोआइसोमरेज 1A या टोपोआइसोमरेज 1B मेनली यूकैरियोट्स में ये काम करते हैं। प्रोकैरियोट्स में 2B होता था जिन्हें हम गायरेज के नाम से जानते थे। अब क्योंकि प्राइमर रिमूव हो गए तो देखो सारे प्राइमर रिमूव कर दो, प्राइमर रिमूव होने से गैप बच गए, इन गैप की फिलिंग कंसर्न्ड पॉलीमरेजेस कर लेते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड पर ये गैप फिल कर लेगा डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन या डेल्टा बी। गैप फिल हो गया, यहां भी गैप फिल हो गया। ये गैप फिल नहीं होता लीडिंग स्ट्रैंड का लास्ट वाला गैप। ये स्ट्रेच, जो इतना स्ट्रेच बच गया पेरेंट का जिसके बदले डीएनए बनना चाहिए था और बना नहीं, देखो ये गैप फिलिंग हो गई, ये गैप फिलिंग भी हो गई। किसने करी गैप फिलिंग, या तो एप्सिलॉन ने या डेल्टा ने लीडिंग पर, यहां पर डेल्टा ने ही लैगिंग पर। ये जो टुकड़ा बच गया इसे 3 प्राइम ओवरहैंग कहते हैं, और इसको टीलोमेरेज एंजाइम फिल करेगा। इसको सेपरेट एक वीडियो में मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में कि ये टुकड़ा कैसे फिल होगा। तो ये टीलोमेयर एंड है, और ये चीज कहलाती है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। लास्ट जो टुकड़ा है ये भर नहीं पाता, अगर टीलोमरेज नहीं है सेल में तो धीरे धीरे करके डॉटर स्ट्रैंड छोटे ही होते जाते हैं, क्योंकि लास्ट टुकड़ा तो वेस्ट गया, नहीं भर पाया। और यही कारण होता है एजिंग का, बुढ़ापा जो आता है वो सेल्स का वो इसी कारण आता है। जब तक सेल सोमैटिक है तब तक जो है वो डिवाइड नहीं कर सकती। स्टेम सेल्स और जर्म लाइन सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, तो उनमें टीलोमरेज होता है, लेकिन जो नॉर्मल सेल्स है उनके अंदर टीलोमरेज खत्म हो जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे करके उनका डीएनए शॉर्ट होता है। डीएनए शॉर्ट होगा तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो यही कारण है कि एजिंग होती है टीलोमेयर या एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम की वजह से। इस पर मैं बात करूंगा बाद में। अभी हम बात करते हैं जो टुकड़े भर गए उनको जोड़े कौन। देखो ये नया टुकड़ा बना है गैप फिलिंग से, ये नया टुकड़ा बना है गैप फिलिंग से, और ये नया टुकड़ा बना है गैप फिलिंग से। तो इसको यहां और यहां जोड़ना है, प्लस प्लस, इसको यहां और यहां जोड़ना है, और इसको यहां जोड़ना है। जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। तो प्राइमर रिमूवल के बाद होती है गैप फिलिंग, गैप फिलिंग के बाद होता है एडिशन, यानी लाइगेज एंजाइम काम करते हैं। लाइगेज एंजाइम जो होते हैं वो एएमपी को अपना सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, एटीपी, एटीपी से एएमपी लेते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में वो हेल्प करते हैं, और दोनों स्ट्रैंड्स को यहाँ पर क्या कर देते हैं, लाइगेट जो नए बने हैं। तो यहाँ लाइगेशन का काम भी होता है किसके बाद, गैप फिलिंग के बाद। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन, कि खत्म कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। देखो यूनिडायरेक्शनल एप्लीकेशन है। प्रोकैरियोट में तो दोनों तरफ फोर्क चलती थी, टर्मिनेटर सीक्वेंस होते थे, उन पर टस प्रोटीन आकर, टर्मिनस यूटिलाइजिंग सीक्वेंस जो है वो आकर बाइंड कर जाता था, और वेल नोन था प्रोकैरियोट्स के अंदर टर्मिनेशन। बट यूकैरियोट्स के अंदर जो टर्मिनेशन है वो वेल नोन नहीं है, यानी बहुत ज्यादा रिसर्च इस पर नहीं हुए हैं या अननोन है अभी भी। तो जितना पता है टर्मिनेशन के बारे में उसमें ये माना जाता है कि दो फोर्क्स, देखो काफी सारे एआरएस हैं, एक फोर्क इधर चल रही है, दूसरी फोर्क मान लीजिए या तो इधर चल रही हो या उधर भी चलते चलते आपस में दो फोर्क जो है वो कोलाइड कर जाए, कोलिजन हो जाए, तो या तो ऐसे टर्मिनेशन होता है माना जाता है, ठीक है। या कुछ फोर्क बैरियर्स होते हैं, फोर्क बैरियर्स जो फोर्क को आगे नहीं बढ़ने देते। मानो इधर फोर्क चल रही है इंडेफिनिट चलती रहती, लेकिन बैरियर आ गया, बैरियर, तो फोर्क स्टॉप हो गई। तो ये एक तरह का टर्मिनेटर सीक्वेंस से ही आप कंपेयर कर सकते हो। इन्हें हम कहते हैं RFBs,
replication fork barriers. रेप्लिकेशन फॉर्क बैरियर एक जगह है, एक बेस पेयर है, मतलब एक सीक्वेंस है डीएनए पर, तो इन पर फॉर्क को रोकने के लिए प्रोटीन आकर जुड़ते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं आरएफबी प्रोटीन्स। तो बिल्कुल सेम, इसको टर्मिनेटर सीक्वेंस मान लो, आरएफबी को टस मान लो, एक तरह से आरएफबी प्रोटीन्स, रेप्लिकेशन फॉर्क बैरियर प्रोटीन जो है वो जुड़ जाते हैं और वो हेलिकेज को इनहिबिट करते हैं, ताकि वो जो चल रहा था, वो जो फॉर्क चल रही है वो इनहिबिट हो जाए। दूसरा, ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क्स होती हैं, इनको दो टोपोआइसोमरेज प्रोटीन्स भी इनहिबिट करते हैं। दो टोपोआइसोमरेज प्रोटीन ऐसे भी पाए गए हैं, वैसे उनका काम नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, लेकिन दो ऐसे पाए गए हैं जो इनहिबिट करते हैं किसको, फॉर्क को। तो एक तो होता है टॉप 3, ठीक है, टाइप 1 टोपोआइसोमरेज है ये 1A, और एक होता है टॉप 2, ये प्रोटीन्स के नाम है, ये टाइप 2 आइसोमरेज है, नॉट आइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बैरियर्स प्रोटीन्स को और रेप्लिकेशन फॉर्क बैरियर्स को, इनको ये हेल्प करके टर्मिनेशन में मदद करते हैं। एक और मैं आपको बता दूं, RRM3, ये भी एक हेलिकेज प्रोटीन है। हेलिकेज देखिए, ये टोपोआइसोमरेज तो दोनों, और ये हेलिकेज हैं जो टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये यूकैरियोट्स का टर्मिनेशन है जो रेप्लिकेशन फॉर्क को टर्मिनेट करके मेनली होता है। तो इसमें RFBs प्रोटीन्स और बैरियर्स, and particularly top 3, top 2 and RRM3. So it was all about the DNA replication in the eukaryotes.